नमस्कार, स्वागत है नारी में आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर रोज नारी के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा करते हैं और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे आपकी सेहत की। किस तरह से आपकी सूनी गोद में आ सकती है एक बच्चे की किलकारी, किस तरह से आपके घर में एक बच्चे की आवाज़ गूंज सकती है। इसी तमाम मुद्दों पर आज नारी के ऊपर करेंगे चर्चा। बदलते हुए ज़माने के साथ नारी भी चल रही है। हर कदम पर मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला रही है। लेकिन इसी बदलती जीवन शैली के चलते कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ़ें भी आपके जीवन में आई हैं और उसी में से एक है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, वो है सूनी गोद, इनफर्टिलिटी। मां बनने का एहसास, वो पहली बार डॉक्टर का कहना कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, फिर 9 महीने एक एक पल गिन गिन कर काटना कि आखिर कब आएगा वो दिन जब वो नन्ही सी जान गोद में होगी। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पर तब ग्रहण लग जाता है जब ये पता चलता है कि आप मां नहीं बन सकती। वो एहसास कहीं खो जाता है। ऐसा लगता है मानो अब दुनिया में कोई खुशी ही नहीं बची, जैसे अब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। कहते हैं एक औरत तभी पूरी होती है जब वो मां बने, लेकिन बांझपन एक ऐसा शब्द है जो झकझोर कर रख देता है। मां न बन पाने का एहसास मात्र ही एक औरत के अस्तित्व पर सवाल या निशान खड़े कर देता है। लेकिन आखिर क्यों रहती है कुछ औरतों की गोद सूनी? क्यों नहीं गूंज पाती किलकारी कुछ लोगों के आंगन में? आखिर क्यों? गोद सूनी रहना यानी औरतों में इनफर्टिलिटी है क्या? WHO की माने तो पूरे 2 सालों तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव ना इस्तेमाल करते हुए भी कोई महिला अगर गर्भ धारण नहीं कर पाती तो इसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और अगर पहला बच्चा पैदा होने के अगले 2 साल तक महिला अगर दूसरा बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है तब उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। आजकल के लाइफस्टाइल के चलते ये देखा गया है कि कपल बच्चा चाहते ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चाहते हुए भी आप कंसीव नहीं कर पाते। एक सर्वे की माने तो 18 से 44 साल के बीच 10% लोग इस खुशी से वंचित रह जाते हैं। अर्बन लाइफस्टाइल के चलते आजकल महिलाएं पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा हैं। शादी के शुरुआती सालों में वो खुद बच्चा नहीं चाहती, लेकिन आपको बता दें कि 37 साल की उम्र तक आते आते जब वो मेंटेलिटी बच्चे के लिए तैयार होती हैं, तब तक उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी उनका शरीर ऐसा करने में अक्षम हो जाता है। पहले के जमाने में अगर कोई औरत मां नहीं बन पाती थी तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था, पर ये सब अब गुजरे जमाने की बातें हैं। आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि संतान सुख से अब कोई भी वंचित नहीं रहेगा। तो आपकी सूनी गोद भी भर सकती है और तमाम तरह के इलाज आज संभव हैं, जिससे कोई भी बीमारी अब लाइलाज नहीं रह गई है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीरू ठकराल, जो कि मार्फियस ठकराल IVF सेंटर में गायनेकोलॉजिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। गुड इवनिंग एवरीबडी। शुरुआत अगर करें, जिस तरह से डॉक्टर हमने रिपोर्ट भी अभी दर्शकों को दिखाई कि अब हालांकि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है बांझपन, कई तरीके के इसके इलाज भी इस वक्त हैं हॉस्पिटल। अब अगर आप जाएं तो आपको डॉक्टर की हेल्प मिल सकती है, लेकिन अगर बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? इनफर्टिलिटी है अगर 1 साल कपल एक साथ रहता है उसके बाद भी बच्चा नहीं हो पाए। ये तब अगर एज आपकी 35 ईयर से कम है, बट अगर आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है और आप 6 महीने ही इकट्ठा रहें और बच्चा नहीं हो पाए तो आपको इलाज शुरू कर देना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये माने कि अगर 35 से कम किसी भी लड़की की एज है तो वो कम से कम निश्चिंत रह सकती है, या 30-31 की एज तक वो निश्चिंत रह सकती है कि उसे इनफर्टिलिटी नहीं होगी? 31 के बाद भी उसको 7-8 मंथ्स के बाद ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज आजकल पॉल्यूशन, लेट चाइल्ड बियरिंग, लेट मैरिजेस, इससे सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है।
गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप, हर रोज़ ही इस तरीके के केसेस देखती होंगी। अगर आज के कुछ सालों पहले की बात की जाए, अब की बात की जाए, तो क्या इनफर्टिलिटी का जो परसेंटेज है वो बढ़ा है या किसी तरह का आपको चेंज दिखाई देता है? इनफर्टिलिटी का परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ा है, 20 to 25% इवन तक हो गया है, स्पेशली अगर एज बहुत ज़्यादा है। रीजंस आपको बताया है, बिकॉज ऑफ द लेट चाइल्ड बियरिंग, late marriages, postponement of the marriage, postponement of the child bearing, infections, all these reasons, abortions, pollution, these are the reasons कि infertility बहुत common हो गया है। अगर बात की जाए, अल्कोहल भी आजकल लड़कियां ले रही हैं, स्मोकिंग भी कर रही हैं, इन सब का कितना? इन सब का बहुत ज़्यादा रोल है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ओवुलेशन पे इफेक्ट होता है, अंडेदानी काम करना कम कर देती है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती है। मेल फैक्टर भी होता है स्मोकिंग से, अल्कोहल से। स्पर्म कीटाणु कम हो जाएंगे, कीटाणु घूमना बंद हो जाएंगे। हम सिर्फ औरत का ही हमेशा इलाज कराते रहते हैं। बहुत से 25% केसेस में आदमी या मेल फैक्टर भी हो जाता है, तो हमें मेल को भी साथ के साथ इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अच्छा, अभी आपने कहा कि हम सिर्फ जो महिलाएं होती हैं पहले उनका ही इलाज करते हैं। कितनी परसेंटेज फैमिली अभी तक आपकी लाइफ में ऐसी आई हैं जिन्होंने पहले जो लड़का है उसका इलाज करना शुरू किया? बहुत कम, बहुत कम। हरियाणा में तो बहुत कम। सब लेडीज़ कहेंगी जी हमारी बहू का इलाज कर दो, आदमी बिल्कुल ठीक है, पर 25% लोगों में मेल फैक्टर भी हुआ गया है। हम साल तक ये ना होए कि साल तक बेचारी औरत का इलाज करते रहे, बाद में पता चले कि शुक्राणु ही नहीं है, शुक्राणु ही कम है। तो हमें दोनों का इलाज साथ साथ करना चाहिए। अच्छा, ये आपने जैसे कहा कि 1 साल तक ऐसा ना हो कि हम जो औरत है उसी का इलाज करते रहें, तो कहीं ना कहीं जो केस है वो और बिगड़ ही जाएगा, क्योंकि 1 साल की ड्यूरेशन में जो पुरुष है उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। क्या ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, वो तो है। अगर हम टाइम पे इलाज शुरू करेंगे तो शायद दवाइयों से भी कुछ कर सकें। तो मेल को साथ साथ हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों एक साथ डॉक्टर के पास पहुंचे और उसके बाद डॉक्टर जो भी सलाह दे उससे आगे फॉलो करें। बिल्कुल। तो जिस तरह से डॉक्टर नीरू बता रही हैं कि कभी भी अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है तो सीधा एक औरत को ही लेकर के डॉक्टर के पास जाना, सबसे पहले उसका इलाज शुरू कराना ही बेहद गलत है। जानना ज़रूरी है कि आखिर बीमारी है किसके अंदर, पुरुष के अंदर या फिर स्त्री के अंदर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से आपने कहा कि एज भी अब काफ़ी बढ़ती जा रही है, बहुत लेट चाइल्ड, वो चाहे औरत हो या फिर पुरुष हो, दोनों करना चाहते हैं, तो क्या जब शादी हो, अगर लेट मैरिज हो रही है, तो क्या शादी के पहले या शादी के तुरंत बाद कोई टेस्ट करा लेना चाहिए निश्चिंत रहने के लिए, या कुछ इस तरह? अगर शादी के बाद एज 30-35 हो गई है, एज 30 से ज़्यादा है, तो AMH एक टेस्ट है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। उससे हमें पता चल सकता है कि आपका कितना कैपेसिटी है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 2 से 4 के बीच पाई गई है, बट अगर वैल्यू 2 से कम है, 1 से कम है, तो हमें बहुत क्विक करना चाहिए। फिर हम अगर टाइम वेस्ट कर देंगे तो ये ना हो कि अंडेदानी काम करना ही बंद कर दे, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स। फिर ये ना हो कि अंडेदानी काम ही ना करे, हमें डोनर एग लेने पड़े, हमें IVF की तरफ भागना पड़े। तो अगर उम्र ज़्यादा है तो हमें जल्दी इलाज शुरू करना चाहिए, एक AMH टेस्ट करके देख लेना चाहिए। लाइफस्टाइल को कितना आप इसमें रखेंगी कि कितना सही लाइफस्टाइल का इसमें रोल है? क्योंकि ठीक है, हमने अल्कोहल की बात कर ली, स्मोकिंग की बात कर ली, लेकिन कई ऐसी लेडीज़ होती हैं जो अल्कोहल स्मोकिंग करती तो नहीं है, लेकिन उनकी जो लाइफस्टाइल है, लाइक लेट नाइट बहुत ज़्यादा जागना, या शायद कॉल सेंटर में बहुत सी गर्ल्स वर्किंग होती हैं तो रात में ही उनकी ड्यूटी होती है, पूरी पूरी रात जागती हैं, इन सब चीज़ों का कितना असर पड़ता है? शेड्यूलिंग ख़राब हो जाएगी, मेंटली एग्जॉस्शन, मेंटली टेंशन, एंजाइटी का तो सबसे बड़ा रोल है। फिर शुगर, थायराइड, ऑल दीज हार्मोन्स हमको टेस्ट करना है। खून की कमी होना, PCOD, वेट ज़्यादा होएगा, मोटापा होएगा, उससे हार्मोन्स का होएगा। तो जिनकी एज ज़्यादा है, मोटापा है, हमको हार्मोन्स का टेस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है कि ओवरी के अंदर PCOD तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब कई सारे इसके कारण हैं और इन तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा करनी चाहिए घर में भी, और डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना कहीं इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा ना दे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डॉक्टर नीरू भी बनी रहेंगी हमारे साथ, इनफर्टिलिटी के ऊपर चर्चा जारी रखेंगे।